आज हम IITF के जो 10 क्लॉज होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो 10 में से हम 1 से लेकर 4 तक का क्लॉज आज कवर करेंगे। तो जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर का क्लॉज होता है वो प्लान कहलाता है। जो 8 नंबर क्लॉज जो ऑपरेशन है वो डू कहलाता है। 9 नंबर क्लॉज जो है तो चेक कहलाता है और 10 नंबर क्लॉज जो है तो एक्ट कहलाता है। तो इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा 1 नंबर का क्लॉज है स्कोप, तो वो स्कोप मतलब क्या बता रहा है कि ये बता रहा है स्कोप हमारा कि जो ये ऑटोमोटिव जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे उनके सप्लायर हो या उनके जो एसेसरीज बनाने वाले कंपनियां हैं, उन सब के लिए जो ऑटोमोटिव ये स्टैंडर्ड जो है तो अप्लीकेबल है। ठीक है ना। अब इसका सप्लीमेंट क्या है, ISO 9001 2015। नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या बता रहा है कि जो इसकी वोकैब्युलरी है वो ISO 9000 2015 से लिया गया है। टर्म्स एंड डिफिनीशन में भी वही है। तो टर्म्स एंड डिफिनीशन में और दूसरा क्या बता रहा है कि जो जितने भी वर्ड यूज हुए हैं स्टैंडर्ड में उनके बारे में डिफाइन किया गया है। जैसे आफ्टर मार्केट पार्ट्स किसको बोलते हैं, ऑथराइजेशन क्या कहलाती है, एक्सप्लेनेशन प्रोसेस क्या होती है, लेबोरेटरी क्या है, मास्टर पार्ट क्या है, एरर प्रूफिंग क्या होता है, प्रोडक्ट सेफ्टी क्या है, प्रोडक्शन शटडाउन क्या है, रिएक्शन प्लान क्या है, जो कंट्रोल प्लान में एक कॉलम है, रिमोट लोकेशन क्या होती है, सपोर्ट फंक्शन क्या होता है, ये सारे जो है डिफिनीशन बताई गई है टर्म्स एंड डिफिनीशन में। अब ये डिफिनीशन लिया कहाँ से गया है, ISO 9000 2015 से लिया गया है। अब देखिए जो 4th नंबर क्लॉज है, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई स्टडी मटेरियल नहीं, इसको आप पढ़ाई की तरह मत लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एक गाइडलाइन दे रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप ऐसा ऐसा काम करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है वो मीट करेगा। ठीक है। तो उस पर्पज को मीट करने के लिए गाइडलाइन है कि किस वे से काम करना है। एक तरह से जैसे आप किसी प्रोसेस के लिए प्रोसीजर बनाते हैं तो ये भी एक तरह से प्रोसीजर ही हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो 4th नंबर क्या है, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पर्पज होगा। अब वो पर्पज के लिए कुछ ऐसे कुछ मीट करने के लिए उनका कुछ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रहेगा। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा ताकि वो उस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो अपने पर्पज को मीट करेंगे। पर कुछ फैक्टर ऐसे होंगे, कुछ इशू ऐसे होंगे कि जो उन फैक्टर को रिफ्लेक्ट करेंगे या उनको प्रभावित करेंगे जो पर्पज को फुलफिल करने के लिए डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे। मतलब या तो जो डायरेक्शन है वो कुछ इम्पैक्ट गिरेगा उसमें या फिर ऑब्जेक्टिव में इम्पैक्ट गिरेगा, तो जिससे कि पर्पज फुलफिल नहीं होगा। तो उन जो इशू हैं उनको फाइंडिंग करना है। अब वो इशू क्या है, वो इशू या तो एक्सटर्नल हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है। मतलब वो इशू ये तो हमारी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, हमारे कंपनी के अंदर का ही हो सकता है जिसको हम डायरेक्ट खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ इशू ऐसे होंगे कि जो हमारी कंपनी के बाहर हमारे मतलब अथॉरिटी के बाहर रहेंगे, तो वो एक्सटर्नल इशू कहलाएंगे। अब जो भी इशू होगा ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। जो इशू पॉजिटिव रहेगा तो वो हमारे जो स्टैटिक डायरेक्शन है उसको तो वो बढ़ाएगा ही, और जो इशू निगेटिव रहेगा वो हमारे स्टैटिक डायरेक्शन या ऑब्जेक्टिव को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा या कम करेगा। तो जो इशू निगेटिव रहेगा उसमें हमको काम करना है, उस पर एक्शन लेना है, उसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। और जो पॉजिटिव रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब देखा कितना सिंपल तरीका से बताया है कि मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को के पर्पज को फुलफिल कैसे करना है। तो जैसे पहला नंबर का है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेस्ट। तो जो कंटेस्ट है तो उसी कंटेस्ट के अंदर ही तो कोई ना कोई इशू होगा। जैसे कि एक्सटर्नल कंटेस्ट क्या हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, मार्केट हो गया, कल्चर हो गया, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, वेदर, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल और लोकल। और लोकल इंटरनल कंटेस्ट क्या हो गया, वैल्यू हो गया, कल्चर हो गया, नॉलेज हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये
क्या हो गया कि इंटरनल जो है तो कंटेस्ट हो गए। अब हर एक कंटेस्ट का क्या होगा कि कुछ ना कुछ इशू होगा। अब वो इशू इंटरनल हो सकता है या कि एक्सटर्नल हो सकता है। तो अभी आप ये देखिए कि दूसरा के 2 नंबर क्लॉज है अंडरस्टैंडिंग। देखो पहले नंबर में भी क्या था, अंडरस्टैंडिंग, क्या कंटेस्ट अंडरस्टैंड करना है। दूसरे में क्या है 4.2 में अंडरस्टैंड ही करना है, क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होंगी, जैसे कि क्या रहता है कि जब अगर पर्पज है तो उस पर्पज के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो जैसे कि जो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेट होता है, कौन प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है रिलेट, उसका इन्वेस्टमेंट रिलेट होता है, बिहेवियर होता है। तो ये सब क्या है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है, तो इंटरेस्टेड पार्टी को इम्पैक्ट गिराते हैं। एक भी जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उसमें किसी न किसी को इम्पैक्ट गिराती है। इसलिए हमारा डिसीजन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टियाँ हैं उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन को पहले ही एक डॉक्यूमेंटेड कर लेना है, और हमको वहाँ पर काम करना है कि वो उसमें कोई भी मतलब हम ऐसा काम ना करें कि जो वो उनके जो नीड एंड एक्सपेक्टेशन को मतलब एक्सप्लोर करे, मतलब फायर करे, मतलब उसको मीट ना करे, ऐसा हमको काम नहीं करना है। तो इंटरेस्टेड पार्टियाँ क्या होती हैं, मैनेजमेंट होता है, बिजनेस पार्टनर होते हैं, स्टाफ होता है, वर्कर होते हैं, यूनियन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, कस्टमर होता है, सप्लायर होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, ट्रेनर होते हैं। ये हमारे सब इंटरेस्टेड पार्टी होती है। इनका सबका एक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कस्टमर का जनरली ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ क्योंकि सबको पता है। अब कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, उसको रहेगा कि उसको पार्ट जो मिले तो ऑन टाइम डिलीवरी रहे, उसका क्वालिटी जो है तो एकदम अब बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसकी जैसा उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो अब इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इंटरेस्टेड पार्टी की नीड एंड एक्सपेक्टेशन हो गया, तो इसको मॉनिटर करने के लिए हमें क्या रहेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है तो कि मतलब कैसा है उसका पीपीओ लेवल वगैरह कैसा है कस्टमर का, हम सप्लायर के लिए वो सब मॉनिटर करना रहेगा। तो अभी आप ये देखिए जैसे कि ये क्या है, कंटेस्ट हो, कंटेस्ट में हमने कम्पिटिटिव लिया है, तो ऐसे जितने हमने उधर नाम गिनाए सब आ जाएंगे। अब ये क्या है, एक्सटर्नल कंटेस्ट है। अब इशू क्या है, क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस इशू है, किसके लिए, कम्पिटिटिव के लिए। और इंटरेस्टेड पार्टी कौन है इसमें, कस्टमर है। अब देखिए वहाँ पर दोनों क्लॉज एक साथ आ गए यहाँ पर। और नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है जो है तो इंटरेस्टेड पार्टी की, क्वालिटी एंड डिलीवरी टारगेट शुड बी मीट। इफेक्ट ऑन फेलर ऑन इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, लॉस इन कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिजनेस। मतलब अगर होगा तो ये दिक्कत आ सकती है। इम्पैक्ट क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ेगा, टाइमली करेक्टिव एक्शन देना है अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो, मंथली स्कोर कार्ड मॉनिटर करना है। दूसरा क्या है इशू, किसी कम्पिटिटिव कंटेस्ट का, जो ये भी एक्सटर्नल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें भी इंटरेस्टेड पार्टी को ना कस्टमर है, तो इसमें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग टारगेट शुड बी मीट, ये भी यही है नीड एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लॉस इन कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिजनेस। ठीक है, उसमें आगे ये देखिए न्यू कंपटीटर इन मार्केट। अब इशू क्या है, न्यू कंपटीटर इन मार्केट, किस कंटेस्ट में, कम्पिटिटिव में ही, कंटेस्ट कम्पिटिटिव है। और इशू क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्टर इन मार्केट, कौन सा है, एक्सटर्नल है। तो देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल लिखा हुआ है। उसके बाद सप्लायर, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जो है तो क्या है, बेटर परफॉर्मेंस देन कंपटीटर, लॉस इन बिजनेस शेयर, इफेक्ट हो सकता है कस्टमर में अप्रोच। ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम्पल दिया है हमने, तो ये ऐसे सब के लिए आएगा, ये बहुत लंबी लिस्ट बनती है। तो ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट्स बनेगा जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल इशू रहेंगे। तो उसी में कंटेस्ट हो जाएगा, कंटेस्ट के बाद इंटरनल एक्सटर्नल इशू हो जाएंगे, और उसके लिए इंटरेस्टेड पार्टी भी उसी में आ जाएगा। ठीक है ना, कौन मतलब वो इशू से लिए कौन इंटरेस्टेड पार्टी है, जो इशू कौन सी इंटरेस्टेड पार्टी को रिफ्लेक्ट गिरा रहा है, और उस इंटरेस्टेड पार्टी का नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है। तो चौथा कॉलम नीड एंड एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। उस नीड एंड एक्सपेक्टेशन का क्या है कि जो इम्पैक्ट क्या है, मतलब जो इशू है उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो पॉजिटिव रहेगा तो अच्छी बात है, निगेटिव रहेगा तो वहाँ पर हमें एक्शन लेना रहेगा।
उसके बाद हम क्या एक्शन ले रहे हैं, कैसे उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटर करने के बाद हम क्या एक्शन ले रहे हैं, वो अगला कॉलम आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कस्टमर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है, वो पहले से ही उसमें क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं हमको फाइंड कर लें, और फाइंड करने के साथ हम पहले ही एक्शन प्लान बना लें, ताकि वो जो ड्रॉबैक कभी आने ही ना पाए, ताकि हमारा पर्पज ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा मीट करता रहे। उसके बाद क्या बोल रहा है 4.3, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जब स्कोप बनाएंगे तो इस स्कोप में इंटरनल और एक्सटर्नल इशू को भी लेना है, ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टी को भी इंक्लूड करना है, और साथ साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सप्लायर भी हैं, तो लिखना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किस रेंज तक अगर हम सीट मेटल का पार्ट बना रहे हैं तो कितना थिकनेस से लेकर कितने थिकनेस तक का हम प्रोसेस कर रहे हैं, और हम इसमें कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, और इसका हमारा डिजाइनिंग सेंटर। अब जो इसमें देखिए कि जो अगला है सप्लीमेंटल, ये बता रहा है कि आपको डिजाइन कहाँ पर हो रही है वो भी बताना है, डिजाइन कहाँ पर करते हैं, तो ये सब इसमें सप्लीमेंटल जो कि स्पेशल ITF का सप्लीमेंटल है ये बता रहा है। तो हमको डिजाइनिंग हम कहाँ पर कर रहे हैं वो सब बताना है, हमारा सपोर्ट फंक्शन क्या है, हमारा रिमोट लोकेशन क्या है, ये सारा का सारा चीज़ स्कोप में कवर करना है। अब स्कोप हम किस में बनाएंगे? क्वालिटी मैनुअल में बनाएंगे। तो क्वालिटी मैनुअल में जब हम स्कोप बनाएंगे तो अपने प्रोडक्ट की साइज़ कहाँ से कहाँ तक है, हमारा डिजाइनिंग सेंटर कहाँ पर है, रिमोट लोकेशन कहाँ पर है, सपोर्ट फंक्शन क्या है, ये सारे हमको इसमें स्कोप में इंक्लूड करना है। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर है तो उसको भी हमको इंक्लूड करना है, किसमें? 4.3 में, ठीक है ना। तो 4.3 क्या है? डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 4.4 क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। अब इसमें क्या करना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इसकी प्रोसेस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमको जानना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि जो सेटअप एक्टिविटी होती है, देखिए यहाँ पर कि जो सेटअप इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग एक्टिविटी होती है, दैट यूज इनपुट टू डिलीवर एन इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंडेड रिजल्ट मतलब आउटपुट, उसी को प्रोसेस बोला जाता है। और इसमें स्पेशल प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस बेयर दी कन्फर्मिटी ऑफ द रिजल्टिंग आउटपुट कैन नॉट बी रीडली और इकोनॉमिकली वैलिडेटेड एज फ्रिक्वेंटली। मतलब कोई भी प्रोसेस जो कि उसके हम आउटपुट को मतलब इजीली मतलब चेक और वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिकली नहीं कर सकते। मतलब हम जब भी हमको उसको चेक करना रहेगा, हमको पार्ट को ही ख़राब करना पड़ेगा, तो उसमें एक्सपेंस मनी ऐड हो जाएगी, तो अब तभी हम चेक कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस को स्पेशल प्रोसेस बोला जाता है। तो अभी आप देखिए कि जो यहाँ पर है, तो अब इसमें क्या क्या रहता है कि डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायर्ड एंड आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी प्रोसेस, ठीक है, ये सब रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा इसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना है, अथॉरिटी कौन सी रहेगा प्रोसेस का। जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोसेस है, उसको कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसकी अथॉरिटी रहेगी। रिस्क आइडेंटिफाई करना है उस प्रोसेस का। मतलब रिस्क क्या होता है कि जो हम चाह रहे हैं और कुछ वो ना हो, कोई दूसरा हो जाए, जो चीज़ दूसरा हो जाएगा उसी को रिस्क बोला जाता है। मतलब हम चाह नहीं रहे थे, अपने आप हो गया, अनसर्टेनिटी को ही रिस्क बोला जाता है। अब कॉन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ये बता रहा है। अब जो इसी में 4.4 में प्रोडक्ट सेफ्टी बता रहा है, तो प्रोडक्ट सेफ्टी में क्या बता रहा है कि मतलब जो भी आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट। कस्टमर ने अगर कुछ नोटिफाई किया है कुछ पैरामीटर को, उसको हमको नोटिफाई करना है। अगर हम डिज़ाइन खुद बना रहे हैं तो डिज़ाइन अप्रूवल हमको लेना है कस्टमर से, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइन है कि अगर हमने डिज़ाइन बनाया तो डिज़ाइन अप्रूवल हमको कस्टमर से लेना है। स्पेशल अप्रूवल फॉर कंट्रोल प्लान एंड प्रोसेस PFMEA, हमें ये सब कस्टमर से लेना है। कंट्रोल प्लान और PFMEA का रिएक्शन प्लान हमको कंट्रोल प्लान में ऐड करना है, ठीक है। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोसेस। हम मान लो एक्सेलरेशन प्रोसेस क्या होती है, हमने ऑपरेटर ने सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने इंजीनियर को बताया, इंजीनियर ने अपने मैनेजर को। तो ये एक प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब कहीं स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर फॉर पर्सनल इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना।
मतलब ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, लेकर शुरू से लेकर के लास्ट तक की, मतलब पहले प्रोसेस से लेकर के लास्ट आपके प्रोसेस तक की ट्रेसिबिलिटी एटलीस्ट मिनिमम तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारा प्रोडक्ट सेफ्टी में कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो हमारा 4th नंबर क्लॉज है, तो 4th नंबर क्लॉज क्या है, ये बता रहा है कि जो हमारे कंपनी की नीड एंड एक्सपेक्टेशन होगा, जैसे हमारा कंपनी का जो पर्पज होगा, उस पर्पज को इफेक्ट करने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कोई इशू होगा तो वो उस पर्पज को इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है पर्पज फुलफिल ना हो, तो उन इशू को हमको लिस्ट आउट कर लेना है। तो वो इशू क्या होगा, किसी न किसी कंटेस्ट में होगा, और वो कंटेस्ट जो है तो उसी कंटेस्ट में इशू आ जाएगा, और वो इशू क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, तो वो इशू कौन से इंटरेस्टेड पार्टी को रिफ्लेक्ट गिरा रहा है, और जो इंटरेस्टेड पार्टी को रिफ्लेक्ट गिरा रहा है उसका नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है। उस नीड एंड एक्सपेक्टेशन के लिए हम कैसे उसके नीड एंड एक्सपेक्टेशन को मॉनिटर करेंगे कि उसका नीड एंड एक्सपेक्टेशन मीट करता रहे, और अगर कहीं न कहीं फॉल्ट है तो हम उसमें कुछ एक्शन लेंगे ताकि उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन मीट करे, और जो इशू है वो भी डाइल्यूट हो। तो ये सारे एक डॉक्यूमेंट बनाना है ताकि हम कंपनी के पर्पज को मीट कर सके। तो ये 4th नंबर क्लॉज ये बोल रहा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बताया। ठीक है ना, कि जो आपकी जो प्रोसेस डिसाइड करेंगे उस प्रोसेस में आपको ठीक से रखना है कि इस प्रोसेस का ओनर ये है, इसकी ऑथराइजेशन ये रहेगी, उस प्रोसेस में जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है पहले ही। ठीक है, प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बता रखा है कि आपने अगर डिजाइनिंग किया है तो उसका PFMEA, उसका डिज़ाइन PFMEA कस्टमर से अप्रूव होना चाहिए, कंट्रोल प्लान और PFMEA कस्टमर से अप्रूव होनी चाहिए, ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, आपके कंट्रोल प्लान में रिएक्शन प्लान होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बता रहा है। इसका एक स्टैंडर्ड बनता है, प्रोसीजर बनाना पड़ता है प्रोडक्ट सेफ्टी का। तो कंप्लीट 4th नंबर क्लॉज आपको ये गाइडलाइन दे रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा काम करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है वो मीट करेंगे, आप मीट करने की तरफ जाएंगे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है आप उसको मीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 5th नंबर क्लॉज को लेंगे और उसको कवर करेंगे।